नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। AICC की एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में संगठन को लेकर के विचार विमर्श किए गए। साथ ही खादी और शराब को लेकर के भी इसमें चर्चा की गई है। आपको बता दें कि पार्टी का जो संविधान है उस पर भी गहन चिंतन इसमें किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, CTV7 दिल्ली। महासमुंद के विधायक विनोद चंद्राकर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे खड़े हुए हैं और उनके साथ आए हुए कुछ लोगों के द्वारा आबकारी के एक ऑपरेटर की पिटाई की जा रही है। इतने ज़ोरदार इसकी पिटाई हुई है कि इसे रायपुर रेफर किया गया है। आंख में गंभीर चोटें हैं और पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया है। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ है, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये सवाल खड़े कर रही है कि इस तरह का गुंडाराज कब खत्म होगा। गुंडाराज, यही वो शब्द था पहला जो यहाँ के ऑपरेटर ने कहा था और उसने ही ये वीडियो वायरल किया है। गुंडाराज ये है विनोद कुमार चंद्राकर नेता, जो आकर मुझे ऑफिस में मारपीट करके गए हैं। उसके साथ में दीपक ठाकुर और उनके गुंडे। मैं एक्साइज ऑफिस में ऑपरेटर के पद पे काम करता हूँ। CTV7 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो में यहाँ के स्थानीय विधायक को देखा जा सकता है। वहीं CTV7 ने जब विधायक से चर्चा की तो उनका कहना था कि वो वहाँ पर उपस्थित थे और उन्होंने बीच बचाव की कोशिश की है। उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उनका किसी भी तरह से कोई भी मामला अवैध शराब से जुड़ा हुआ है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के पूर्व विधायक विमल चोपड़ा ने CTV7 से चर्चा की। उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर उनकी निंदा की है और कहा है कि यहाँ पर शराब माफिया और रेत माफिया तेजी से काम कर रहा है। आबकारी कार्यालय में विधायक द्वारा की गई मारपीट शर्मनाक और निंदनीय है। अभी तक लगता था कि विधायक के साथ आपराधिक तत्व हैं, लेकिन अब ऐसे लगने लगा है कि आपराधिक तत्व विधायक का खुलकर उपयोग करने लगे हैं और अवैध शराब की इस बिक्री में खलल डालने वाले अधिकारियों को धमकाने के लिए हिस्ट्री सीटर लोग विधायक को आबकारी कार्यालय ले गए थे और विधायक के निर्देश पर वहां आबकारी कर्मचारियों से मारपीट की गई। पूरा खुला संरक्षण विधायक का रहा और पुलिस ने मात्र 2 लोगों पर अपराध दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की है और विधायक को छोड़ दिया है। ये पुलिस का अपने आप में गैर जिम्मेदाराना रवैया है। तत्काल विधायक के विरुद्ध भी FIR दर्ज कर उनको गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए, अन्यथा पुलिस सिर्फ निरीह लोगों पर कार्रवाई करेगी और जिन लोगों के हाथों में सत्ता है वो गरीब लोगों को कुचलते रहें, अवैध धंधे करते रहें। पुलिस किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेगी क्योंकि पुलिस और राजनेताओं का मिला जुला यह अवैध शराब का धंधा, अवैध रेत का धंधा चल रहा है। ये प्रमाणित करता है कि पुलिस भी इस खेल में मिली हुई है। बृजमोहन अग्रवाल ने बाघों की गणना को लेकर के मौजूदा सरकार पे गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि बाघों की गिनती ज्यादा होती जा रही है। वहीं उन्होंने बफर जोन का भी हवाला दिया है। देखिए, ये 19 भी है कि नहीं ये पता ठिकाना नहीं है। छत्तीसगढ़ में शेरों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि जो कान्हा किस्ली है उसका बफर जोन छत्तीसगढ़ में पड़ता है और अमरकंटक के साथ साथ हमारा पूरा लमनी का क्षेत्र और भौरमदेव का क्षेत्र, इसको हम चाहें तो टाइगर रिजर्व इसको बना सकते हैं। पर मुझे लगता है कि शेरों की रक्षा करने की उम्मीद गिरड़ों से नहीं की जा सकती। इधर इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के बृजमोहन अग्रवाल जो आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं वो भाजपा सरकार के कार्यकाल के आंकड़े हैं जो कि पूरी तरीके से गलत है और इसके लिए मौजूदा सरकार को दोष देना कहीं से भी सही नहीं माना जा सकता। छत्तीसगढ़ में वन और वन्य जीव के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी का रवैया सदैव ही उदासीनता पूर्वक रहा है। जो बयान भाजपा नेता का आया है वो निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। जो आंकड़े आए हैं 2014 में छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या 46 थी जो 2018 में घटकर 19 रह गई है। 2018 तक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, रमन सिंह जी के नेतृत्व में हुआ जो भी हुआ। 2019 के बाद से 2018 के बाद से तो अभी आंकड़े ही नहीं आए हैं। तो इस प्रकार से आरोप लगाना
तथ्यहीन है, आधारहीन है। कांग्रेस सरकार ने सदैव ही वन और वन्य जीव के संरक्षण में काम किया है। 2006 में जो वन्य प्राणी अधिनियम केंद्र के द्वारा लाया गया, उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी। 2010 में तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने छत्तीसगढ़ के बहुत सारे वन क्षेत्र को जैव विविधता संपन्न क्षेत्र घोषित करते हुए नो गो एरिया घोषित किया था। मोदी सरकार ने 2014 के बाद उन क्षेत्रों में जो नो गो एरिया में था वहां माइनिंग की अनुमति दी। तो लगातार चंद पूंजीपतियों के मुनाफे पर केंद्रित मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के वन और वन्य जीवों के हित के विरोध में काम कर रही है। कोरोना काल में हो रहा है आदिवासी नृत्य महोत्सव और इसको लेकर के कितनी तैयार है यहाँ की आयोजन समिति, इस बात का भी निरीक्षण आज मंत्री अमरजीत भगत के हाथों किया गया। बताया जाता है कि सरकार द्वारा कोरोना के जो भी मापदंड रखे जा रहे हैं उनका पालन किया जा रहा है। चूँकि यहाँ पर अलग अलग देशों से लोग भी आ रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी संभावना जताई थी कि यहाँ पर कोरोना फैल सकता है। वहीं सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है कि कोरोना के जितने प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन किया जाए। कोरोना एक समस्या है, इससे कोई दरकिनार नहीं कर रहे हैं, उसको गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन कोरोना काल के बाद पहली बार आयोजन हो रहा है, इससे नॉर्मल होने के बाद तो लोगों में उत्साह भी है। एहतियात के तौर पर हम स्वास्थ्य विभाग का टीम भी लगा रहे हैं। बाहर से आने वालों का एयरपोर्ट में ही टेस्टिंग हो रहा है। पहले टेस्टिंग रिपोर्ट देख करके और वहाँ टेस्ट करके ही अंदर आने दे रहे हैं। यहाँ भी स्वास्थ्य विभाग का टीम रहेगा। सभी बातों का ध्यान रखते हुए आयोजन को सफल बनाया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि में देखें तो कितनी फोर्स लगाई हुई है सुरक्षा के लिए? पर्याप्त है, यहाँ सुरक्षा के कहीं कोई दिक्कत नहीं है और खास करके यहाँ के लोगों में उत्साह है। CTV7 के लिए रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। वहीं आदिवासी नृत्य पर कोरोना के साये के सवाल को लेकर के कांग्रेस का संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला का कहना है कि इस पूरे बयान से भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी विरोधी चेहरा उजागर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी और आदिवासी संस्कृति से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों है? यह आदिवासी नृत्य महोत्सव के नाम पे आदिवासी संस्कृति के संरक्षण का विरोध किया जा रहा है। भाई, कोरोना फैलने का इतना ही ज़्यादा भय था तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम पे लखनऊ में बड़ी रैली और सभा क्यों की? अभी 2 दिन पहले देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाके जम्मू कश्मीर में सभा करते हैं, तो क्या तब कोरोना फैलने का भय नहीं था? छत्तीसगढ़ में यदि आदिवासी नृत्य महोत्सव 2 साल के बाद फिर से आयोजित किया जा रहा है और पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके आयोजित किया जा रहा है, मंच की दूरी और दर्शक दीर्घा की दूरी, कुर्सियों की दूरी आप देखिए किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लगाई जा रही हैं। उसके बाद भाजपा का यह जो आरोप है उससे स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी नृत्य महोत्सव के बहाने आदिवासी संस्कृति पर प्रहार करना चाहती है। राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में एनओसी की आज समीक्षा बैठक रखी गई थी। पश्चिमांचल की ये बैठक थी जिसमें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आंकड़ों को लेकर के विचार विमर्श किए गए हैं। इस बैठक की अध्यक्षता SL मुनारिया ने की है, जो कि अपर महानिदेशक प्रभाग मुख्यालय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नई दिल्ली से हैं। वहीं इस बैठक में वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, सामाजिक सर्वेक्षण, कृषि सर्वेक्षण, नगरीय ढांचा, थोक मूल्य, उपभोक्ता मूल्य, आवधिक श्रम बल, समाविष्ट क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण भी शामिल है और इनमें इन सभी की समीक्षा की गई, जिसमें सर्वेक्षण की तकनीक और व्यवहारिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही संगठन की कार्यकुशलता में सुधार हेतु पश्चिम अंचल क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के आंतरिक प्रशासनिक विषयों की समीक्षा भी विस्तार से की गई है। इस संबंध में CTV7 को एनओसो की ओर से जानकारी दी गई। देखिए, सांख्यिकी मंत्रालय के पूरे राष्ट्र में 170 कार्यालय हैं। रायपुर उनमें एक बड़ा कार्यालय है। यहाँ 3 राज्यों में जो भी हमारे सर्वेक्षण चल रहे हैं, रोजगार से संबंधित हों, महंगाई से संबंधित हों और एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से जो भी संबंधित सर्वे चल रहे हैं, उनकी समीक्षा बैठक हो रही है ताकि हमें ये पता चल सके कि हमें क्षेत्र कार्य में क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, कोरोना काल में हमें किस तरह से डेटा को लेना है और आज जब कोरोना की थोड़ी सी नॉर्मेलिटी आ रही है तो हम कैसे अपने काम को आगे बढ़ाएं ताकि जनता तक जल्दी और अच्छा आंकड़ा पहुंचाया जा सके।
तो उसी समीक्षा ये बैठक हो रही है। 3 राज्यों की ये बैठक है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात। रणनीति क्या बनाए, क्या निष्कर्ष निकल कर सामने आए? रणनीति ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करें। जो हमारे क्षेत्र कर्मी हैं उनको हम डिजिटल साधन उपलब्ध कराएं, इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराएं कि जल्दी से जल्दी वो आंकड़ा जो है प्रोसेस हो चुके और काम में लाए जा सके। CTV7 रायपुर ब्यूरो। कुलदीप जुनेजा और बृहस्पति सिंह विधायक द्वय द्वारा एक FIR दर्ज कराई गई है। जीरो वेब पोर्टल के नाम से संचालित एक वेब पोर्टल में कांग्रेसी विधायकों के भ्रामक जानकारियां प्रसारित की जा रही थी। वहीं इसको लेकर के उन्होंने FIR दर्ज कराई है और दोनों संचालकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार मधुकर दुबे सहित एक अन्य आरोपी को इसमें गिरफ्तार किया गया है। इसमें ऐसी बात कही जा रही थी कि जिससे राज्य की सरकार अस्थिर हो जाए। इस संबंध में CTV7 को पुलिस विभाग की ओर से जानकारियां दी गई। देखिए, जीरो पार्टी करके वेब न्यूज़ है, वेब न्यूज़ पोर्टल, उसके विरुद्ध माननीय विधायक श्री बृहस्पति सिंह जी ने एक अपराध कायम करवाया है, जिसमें न्यूज़ पोर्टल द्वारा विधायकों के विरुद्ध अपमानजनक तथ्यों का प्रयोग करते हुए भ्रामक खबर प्रकाशित करने के संबंध में उन्होंने FIR दर्ज करवाई है। उसमें अपराध क्रमांक 528, धारा 504, 505 1B का अपराध कायम किया गया है। इसी प्रकार माननीय विधायक कुलदीप जुनेजा जी के रिपोर्ट पर जीरो पोर्टल के जो भी संचालक हैं उनके विरुद्ध ही विधायक एवं अन्य लोगों के विरुद्ध भ्रामक और तथ्यहीन खबरें प्रकाशित कर लोगों को आक्रोशित करने और डराने धमकाने, फ़ोन करके उनको जो विवादित जो चीज़ें हैं उसके संबंध में पूछताछ करने और डराना धमकाने के संबंध में जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिस पे अपराध क्रमांक 530/21 धारा 186, 384, 504, 505 1B और 506 बहादुरी का अपराध कायम कर विवेचना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट CTV7 रायपुर। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। अगर आप भी चाहते हैं अपने क्षेत्र की खबरों को लेकर के हमसे जुड़ना है तो हमें इन नंबरों पर संपर्क करें। आप अपने क्षेत्र की एजेंसी भी ले सकते हैं और स्ट्रिंगरशिप के साथ भी CTV7 न्यूज़ में काम कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे यानी प्रत्युष शर्मा को दें अनुमति। नमस्कार।